नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। तो दोस्तों अभी तक हमने एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 को कर लिया है और चैप्टर नंबर 2 को कर लिया है। तो दोस्तों आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आरंभिक नगर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 आरंभिक नगर। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट मैच खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे बुधा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को तो देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि पुराने खंडहर के लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे दो लड़के हैं, जसपाल और हरप्रीत नाम के। वो घर के पास क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और वहां पे उन्होंने कुछ लोगों को, जैसे खंडहर वगैरह होते हैं, उनकी तारीफ करते हुए देखा है और जिसे गली के बच्चों ने बुधागर कहते थे। दोस्तों इसकी जो वास्तुकला थी, इसका जो डिजाइन था, इसके बारे में वो बातचीत कर रहे हैं। और दूसरी महिला वहां पे आती है और वो बोलती है कि इसके बारे में जानकारी जो है वो मंत्री जी को देनी चाहिए, मिनिस्टर जी को देनी चाहिए। इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए, इसकी मुरम्मत करने के लिए, इसकी व्यवस्था करने के लिए मंत्री जी को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत जो दोस्त हैं, जहां फिर वो दो लड़के हैं, वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि इस खंडहर को, ये इस पुराने जो खंडहर है, यहाँ पे खंडहर है, इसमें इतना लोगों का इंटरेस्ट क्यों है। तो देखते हैं, अभी कहानी तो क्रिएट हो चुकी है तो इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों हड़प्पा की कहानी काफी बार आप लोगों ने अगर हिस्ट्री स्टार्ट की होगी तो ये टॉपिक आपने काफी बार पढ़ा भी होगा। तो चलिए, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। दोस्तों क्या होता है, अक्सर पुरानी इमारतें जो होती हैं इसमें कहानी बताती हैं। वो कोई भी पुरानी इमारत हो तो उसके बारे में कुछ ना कुछ पास्ट तो होगा उसका। तो लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो उसमें जो लोग काम कर रहे थे, जो हड़प्पा एक पूरा स्थल था, हड़प्पा एक स्थान था, वहां पे वो खुदाई वगैरह कर रहे थे। हड़प्पा जो है वो अभी न्यू पाकिस्तान में है, आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडहर है, यहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। तो जब वो लाइनें बिछा रहे थे, रेलवे लाइनें बिछा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से, इस खंडहर से, इस जो यहाँ पे जो हड़प्पा जो पूरा स्थल है, यहाँ से ईंटें मिल सकती हैं, अच्छी ईंटें मिल सकती हैं। ये सोचकर कि वह हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ कर ले गए। तो फिर वहां से वो ईंटें उखाड़ के ले गए, जिससे उन्होंने देखा कि रेलवे लाइनें बिछाई, इससे इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। अब उन्होंने क्या किया, उन ईंटों को लाइन, जो रेलवे लाइन थी वहां पे उन्होंने बिछा दी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो वहां की इमारतें थी वो क्या होगी, खत्म होगी, एक तरह से नष्ट होगी। तो आप लोगों ने देखा है कि हड़प्पा, अगर कई बार प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि हड़प्पा नामक नगर जो वो कहाँ पे है, तो वो है पाकिस्तान में, आधुनिक पाकिस्तान में है। और इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया थोड़ा बहुत जो भी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। पुरातत्वविदों की मैंने आपको बातचीत, पुरातत्वविदों के बारे में हमने आपको पहले बता दिया था कि जो खुदाई वगैरह करते हैं, जो पास्ट की चीजें होती हैं उनका अध्ययन वगैरह करते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो नगर था, हड़प्पा जो नगर था, ये काफी ज्यादा पुराना था। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसकी खोज भी सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पूरा स्थलों में जो इमारतें, चीजें मिली थी, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा। अब ये वहां से, हड़प्पा नामक जो स्थान था, वहां से बहुत सारी चीजें मिली थी, चाहे वो इमारतें हो, चाहे वो बहुत सारी चीजें हो। तो इसी की वजह से इस नगर को या इस सभ्यता को उन्होंने क्या बोला, हड़प्पा सभ्यता बोला, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें बोला। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कब हुआ था? 4700 साल पहले। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी सामने आ रहे हैं। दोस्तों ये नई किताबें हैं, अगर आप लोगों के पास पुरानी किताबें हैं तो कोई बात नहीं। दोस्तों अगर आप लोगों के पास किताबें नहीं है
तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें, ऐसा ना सोचें कि हमारे पास किताबें नहीं हैं। तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह से आपके साथ हूँ। तो आप कोशिश करें कि इस वीडियो को शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें कोई बात नहीं, लेकिन चैनल को अगर आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए, प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? क्या आप लोगों को लगता है कि जो पुरानी इमारतें हैं, पुराने जो घर वगैरह थे, क्या उनको सुरक्षित रखना चाहिए? हाँ, उनको रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो नई पीढ़ियां आएंगी उनको पता चलेगा कि पास्ट टाइम में क्या था। जैसे हम लोग ही हैं, अगर मान लो हम लोग अभी न्यू जनरेशन है, तो हमें जो पुरानी इमारतें हैं, जो पुराने किले हैं, इनसे हमें पता चलता है कि राजाओं का जीवन जो था वो किस तरह से था। तो आगे चलते हैं। इन नगरों की क्या विशेषता थी, देखते हैं इनको भी। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया जाता था। जैसे ये जो नगर थे, इनको एक या एक से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता था। प्राय पश्चिमी भाग को छोटा होता था, जो जैसे मान लो आपके पास ये ईस्ट है, ये आपके पास वेस्ट है, ये आपके पास नॉर्थ है, ये आपके पास साउथ है। तो जो ये वाला पार्ट था, वेस्ट वाला पार्ट था, ये हमेशा छोटा रखा जाता था, लेकिन ऊंचाई पर बना था। अब ये वाला पार्ट जो होता था, तो ये होता तो छोटा था, लेकिन क्या होता था, ये ऊंचाई पर होता था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था, लेकिन ये निचले इलाके में था। अब ये ईस्ट वाला जो एरिया था, ये है तो बड़ा था, लेकिन ये क्या था, निचले हिस्से में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। अब ये जो ऊंचाई वाले हिस्से थे, उनको पुरातत्वविदों ने क्या बोला, नगर दुर्ग कहा, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारियों पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंट इतनी पक्की थी, इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी हैं। दोस्तों, वो पुराने टाइम में जो ईंटें इस्तेमाल की जाती थी वो अब भी खड़ी हैं, मतलब अब भी उनके बीच उतनी ही मजबूती है जितनी कि उस समय पहले थी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि उस समय की टेक्नोलॉजी किस तरह की थी। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। अब वो दीवारों की जो दीवारें बनाते थे, वो इस तरह से उनकी चिनाई वगैरह करते थे कि दीवारें जो अब वो स्ट्रॉन्ग रहें, मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्गों में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो, आपने दोस्तों मूवी भी देखी होगी इसमें। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि खास तालाब जो बनाया गया था वो कहाँ पे बनाया गया था, तो वो बनाया गया था मोहनजोदड़ो में, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा था। प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि महान स्नानागार कहाँ पे बनाया गया था, तो ये बनाया गया था मोहनजोदड़ो में। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, इस तालाब को बनाने के लिए ईंटें और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि उस समय के लोग जो थे उनके पास टेक्निक नहीं थी, उनके पास टेक्निक्स थी। और वो टेक्निक्स अगर आप लोग देख पा रहे होंगे या फिर आप लोग सोच पा रहे होंगे तो कितनी मजबूत उनकी टेक्निक्स थी, कितनी अच्छी उनकी टेक्निक्स थी। इस समय पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। उस समय पानी को रोकने के लिए, पानी का जो रिसाव होता था उसे रोकने के लिए वो क्या करते थे, प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाते थे। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, बनाई गई थी, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। मैं इसको अभी आपको आगे बताऊंगा। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। जब इसे भरा भी जाता था तो वो पानी कहाँ से लेते थे, कुएं से लेते थे। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। अब ये जैसे मान लो हमने इस्तेमाल कर लिया तो उसके बाद इसे खाली कर देते थे। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। मान लो कोई फेस्टिवल वगैरह होता होगा या कोई स्पेशल चीज होती होगी तो उस समय यहाँ पे लोग स्नान करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। दोस्तों, कालीबंगा जो वो राजस्थान में है, और लोथल जो वो गुजरात में। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि लोथल कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है और ये बंदरगाह के लिए फेमस है। और यहाँ पे क्या मिला है, अग्निकुंड मिले हैं, जैसे यहाँ पे यज्ञ वगैरह करते होंगे। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। जैसे मान लो कुछ चीज़ों को स्टोर करने के लिए गोदाम वगैरह जो होते हैं वो कहाँ पे मिले हैं, एक तो हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में और लोथल में मिले हैं। अब हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं।
डायग्राम में क्या क्या दिया गया है इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे दोस्तों आपके पास यहाँ पे सिंधु नदी के बारे में बताया। सिंधु नदी की ये सहायक नदी है। झेलम नदी होगी, चेनाब नदी होगी, रावी नदी होगी, हड़प्पा होगी, सॉरी हड़प्पा नामक यहाँ पे स्थान है। तो दोस्तों ये भी कई बार पूछ लेते हैं कहाँ पे है। हड़प्पा आपके पास ये है, और राखीगढ़ी आपके पास ये है, कालीबंगा आपके पास यहाँ पे है, और मोहनजोदड़ो आपके पास ये है। चहुंदड़ो आपके पास यहाँ पे दिया गया है, धोलावीरा और सुरकोटड़ा आपने पढ़ा होगा दोस्तों ये, और लोथल आपके पास यहाँ पे दिया गया है। तो डायग्राम में आप लोगों को यहाँ पे स्पष्ट हो गया होगा। और दोस्तों यहाँ पे कुछ लिखा भी है, इसे भी पढ़ लेते हैं। हर चीज आपको पढ़ाई जाएगी। और दोस्तों जो भी स्टार्ट किया गया है, चाहे वो एनसीईआरटी की किताबें हैं, चाहे वो जीके स्टार्ट किए गए, इस चैनल पे कुछ भी अगर स्टार्ट किया गया है तो उसे कंप्लीट किया जाएगा, और कोशिश रहेगी कि आपको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बनाए गए हैं। इन यहाँ पे जो मैंने प्लेसेस बताए आपको, यहाँ पे क्या है, उनको बर्तन मिले हैं, लाल बर्तन मिले हैं, और उसके ऊपर चित्र वगैरह भी बनाए गए हैं, काले रंग के, ब्लैक कलर के चित्र वगैरह भी बनाए गए हैं। पत्थर के बाट, मुहरे, मन के, तांबे के उपकरण तथा पत्थर के लंबे ब्लेड भी मिले हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इंप्रूवमेंट करके अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ा सकूं। तो दोस्तों ये चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि महान स्नानागार कहाँ पे है, तो वो मोहनजोदड़ो में है। और अगर पूछ लेते हैं कि कालीबंगा लोथल में किसके साक्ष्य मिले हैं, तो वहाँ पे अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, यज्ञ के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना भी जरूरी है। अब आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बता देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है, स्नानागार के बारे में पढ़ा है दोस्तों, ये क्या करते थे, कुएं के द्वारा से भर देते थे। और आपने ये भी देखा कि दोनों तरफ क्या थी, सीढ़ियाँ थी, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी होंगी, ठीक है। और यहाँ पे जो स्नान करते थे, कोई स्पेशल ओकेजन होता था या फिर स्पेशल कोई त्यौहार वगैरह होता था, तब वो स्नान करते थे। तो कितना एडवांस लेवल पे वो काम कर रहे थे, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे डायग्राम में। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास दिए गए भवन, नाले और सड़कें। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, ये थी दोस्तों हड़प्पा के टाइम में ईंटें इस तरह से थी। और मैंने आपको पहले बताया कि जब रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी 150 साल पहले, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, इन ईंटों को इस्तेमाल कर लिया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि हड़प्पा जो नामक जो नगर था, वहाँ पे वो ईंटें नष्ट होने की वजह से वो जो स्थान थे वो एक तरह से नष्ट मतलब खत्म हो गए हैं वो, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो हमारे पास मैंने अभी टाइटल पढ़ा है, भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। उस समय भी दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि घर जो थे वो 1 और या फिर 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। जैसे आंगन होता है घर में, तो उसके चारों तरफ क्या किया जाता था, जैसे मान लो ये आंगन है तो इस तरफ भी कमरे होंगे, इस तरफ भी कमरे होंगे, इस तरफ भी कमरे होंगे, ठीक है। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। अब क्या होता था, जैसे नहाने के लिए या फिर कपड़े धोने के लिए स्नानघर भी होते थे, और कुछ घरों में क्या होते थे, कुएं भी होते थे, पानी पीने के लिए कुएं वगैरह भी बनाते थे वो। कई नगरों में डके हुए नाले थे, कई नगरों में क्या थे, डके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। अब डके हुए नाले हैं, साफ सुथरे होंगे वो, और उनको क्या करते थे, बड़े केयरफुली वो उनको लाइनों में बनाते थे। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। देखिए दोस्तों वो कितनी एडवांस लेवल पे सोच रहे हैं कि नालियों को भी वो इस तरह से बना रहे हैं ताकि उसमें पानी रुके ना, पानी जो आसानी से उसमें बह जाए। अक्सर घरों के नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। जैसे मान लो ये किसी का घर है, तो यहाँ की जो नाली होगी, मान लो ये सड़क है, तो यहाँ से उसको जोड़ देते थे, घर के नाली को सड़क के नाली से जोड़ देते थे, जो बाद में बड़े नालों में जाकर मिल जाती थी। पूरी व्यवस्था की हुई थी उन्होंने। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जाती थी। जैसे मान लो उन्होंने नाली वगैरह बनाए होते थे, नाली या नाले वगैरह बनाए होते थे, तो वो क्या करते थे, उनको साफ सफाई भी करते थे वो। और उन्होंने वहां पे उनकी सुपरविजन के लिए, उनको देखने के लिए वहां पे उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी, ठीक है। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। क्या होता था, घर हो चाहे नाले हो चाहे सड़कें हो, उनका निर्माण उन्होंने कैसे किया, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। ऐसे नहीं किया कि बिना किसी प्लानिंग के उन्होंने उसको बना दिया हो। वो कोई भी चीज करते थे तो प्लानिंग के साथ ही करते थे।
यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताओ। तो आप लोग बता सकते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दिया गया है नगरीय जीवन। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे डायग्राम में, ये डायग्राम आपके पास, अगर यहाँ पे नालियों वगैरह की बात करें तो कितनी व्यवस्था की है इन्होंने, किस तरह से इन्होंने। दोस्तों जो घरों के नालियाँ होती थी वो सड़कों के नालियों से जोड़ देते थे, और जो सड़कों के नालियाँ होती थी एक बड़े नाले में जाके मिल जाती थी। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल, थोड़ा जूम कर लेते हैं, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। दोस्तों हड़प्पा की नगर जो थे वो बड़े, उसमें बड़ी ज़्यादा हलचल होती रहती थी, और लोग यहाँ पे रहते थे, और जो नगर की खास इमारतें बनाने की प्लानिंग करते रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। ये भी संभव है कि ये शासक लोगों को बेचकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। दोस्तों अब ये इमारतें बनाते थे, प्लानिंग के साथ करते थे, तो ये क्या करते थे, बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, चाहे वो धातु हो, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो पत्थर हो, या फिर कोई दूसरी अन्य उपयोगी चीजें हो, ये एक स्थान से दूसरे स्थान से या फिर एक इलाके से दूसरे इलाके से भी मंगवाते थे, परचेज करते थे उनको। आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे, अब आभूषण भी रखते होंगे ये, ठीक है। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो कि मुहरों पर लिखते थे, और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। जो लिपिक वगैरह होते थे, जो उनके क्लर्क वगैरह होते थे, वो मोहरों पर तो लिखते ही थे, और शायद उन चीज़ों पर भी लिखते थे जो आज से नहीं बच पाई हैं। तो दोस्तों ये क्या करते थे, बहुत सारी चीज़ ऐसे मोहर वगैरह लगाते होंगे ये, लेकिन वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज तक अभी तक जो है वो नहीं बच पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो कि अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लंबी यात्राएं भी करते थे, और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां, मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। दोस्तों यहाँ पे बात की गई है कि नगरों में जो शिल्पकार थे, चाहे वो लेडीज थी या फिर जो पुरुष थे, वो क्या करते थे, घरों या फिर किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे, अलग अलग चीजें बनाते थे, और बहुत लंबी लंबी यात्राएं भी करते थे, और वहां से वो उपयोगी वस्तुएं तो लेकर आते थे, और साथ ही साथ वो किस्से कहानियां भी लेकर आते थे। जैसे मान लो दोस्तों हम लोग कहीं पे चले जाएं, और वहां से अगर आप लोग वापस आते हैं, मान लो आप लोग किसी स्टेट में रहते हो, जब आप किसी दूसरी स्टेट में जाओगे तो वहां पे जब आप जाओगे तो वहां की संस्कृति फॉलो करोगे, कुछ ना कुछ आपके अंदर चेंज आएगा, और वहां की चीजें आप लोग अपने स्थान में लेके आओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग पंजाब में जाओगे तो पंजाब में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, या फिर आप लोग हिमाचल में आओगे तो हिमाचल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब आप अपने स्टेट में जाओगे तो उन चीज़ों को फॉलो करोगे। तो इस तरह से वो किस्से कहानियाँ, चाहे वो मिट्टी से बने खिलौने थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो दूसरे देशों, दूसरे स्टेट से लेके अपने स्टेट में लेके आते थे। तो अच्छी बात है, हम लोगों को दूसरी स्टेट से सीखना चाहिए, यहाँ कहीं भी अच्छा हो तो हमें सीखना चाहिए। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग जो कि मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते थे? दोस्तों अभी आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये कुआं वगैरह बनाया हुआ है, तो इसे भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क, उसमें से बना नाला और एक कुआं, बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मोहर। इस मोहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का ये प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहले मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक नाला है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये नाला है, और यहाँ पे आपके पास कुआं है। दोस्तों ये आपके पास कुआं है, और इसके बाद यहाँ पे मुहरें वगैरह बनाई गई हैं जो कि अभी तक नहीं पड़ी गई हैं, खिलौने वगैरह भी हैं। तो ये आपके पास डायग्राम दी गई हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नगर और नए शिल्प। आओ कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों की जो चीजें वहीं मिली हैं उनमें से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के से औजार
हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। दोस्तों आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि जो कुछ भी चीज़ें हड़प्पा नगरों में जो कुछ भी मिला है उसमें पुरातत्वविदों को जो भी चीज़ें मिली है वो चाहे पत्थर हो, चाहे वो शंख हो, चाहे वो तांबे हो, चाहे वो कांसा हो, सोना हो, चांदी हो, कोई भी धातु मिली है। तांबे और कांसे से वो औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे, गहने और बर्तन भी बनाते थे। सोने और चांदी से वो गहने और बर्तन भी बनाते थे। दोस्तों जो भी चीज़ें मिली, चाहे वो सोना हो, चाहे तांबा हो, चाहे शंख हो, इससे वे औजार भी बनाते थे, हथियार भी बनाते थे, गहने भी बनाते थे और बर्तन भी बनाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में से मनके और बाट और फलक हैं। दोस्तों आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं सबसे जो अट्रैक्टिव चीज़ें मिली हैं वो है मनके, बाट और फलक। ये आपके पास डायग्राम दिया है, मैं ऐसे यूम करके आपको दिखा देता हूं। ये है मनके, ठीक है। और इसमें ये भी आपको मिला, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिली हैं। नेक्स्ट डायग्राम देख लेते हैं। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। पत्थर के बाट देखो दोस्तों, उस समय पत्थर के जो बाट होते हैं, बाट आई थिंक क्या बोलते हैं, जैसे बैलेंस नहीं होती दोस्तों, इसमें आप लोग तकड़ी वगैरह बोलते हैं, उसमें तोड़ने के लिए, तो ये बाट वगैरह होते थे। पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों वहां पे, जैसे मेरा परसेप्शन था लोगों के प्रति, जो पुराने समय के लोग थे, तो मैं ये सोचता था कि वो लोग अनपढ़ होते होंगे, उनको कुछ आता नहीं होगा। लेकिन मेरा परसेप्शन चेंज हो गया जब मैंने इन चीज़ों को पढ़ा, जब मैंने जानकारी अलग अलग रिसोर्सेज से इस्तेमाल की, या मैंने उनको जाना, तो दोस्तों मैंने देखा कि उनकी जो टेक्नोलॉजी थी, उनका जो थिंकिंग लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई था। तो आप लोग भी देख पा रहे हो, अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखा है, पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोड़ने के लिए बनाया गया था होगा। मध्य भाग में मनके हैं, इनमें से कई कार, कार्नी कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर तराश कर मनके बनाए गए थे। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाए गए। अब पत्थरों के बीच में भी देखो दोस्तों, उन्होंने धागा डाल दिया, छेद कर दिया। मध्य में पत्थर के धारदार फलक, जो मैंने अभी आपको बताया। नीचे दाएं कड़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है। पत्थर की मूर्ति है जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है। इसमें से उसे कड़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। अब हम डायग्राम देख लेते हैं दोस्तों, वो भी अगर यहाँ पे है। हाँ दोस्तों, ये आपके पास यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं जो कि बच गया हमारा। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो पत्थरों की मोहरें वगैरह बनाते थे। इन आयताकार, पृष्ठ नंबर 27, मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब दोस्तों वो क्या करते थे, लाल मिट्टी से वो बर्तन वगैरह बनाते थे। और आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि वो काले बर्तनों, वो उन पे मोहरे वगैरह भी लगाते थे। अध्याय 2 में तुम जिन गांवों के बारे में पढ़ा है, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? तो दोस्तों ऐसा कुछ जिक्र हुआ नहीं वहां पे। तो अब हम देख लेते हैं इसे डायग्राम को और उसके बारे में। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, 7000 साल पहले मेहरगढ़ में क्या था, कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। दोस्तों मोहनजोदड़ो से कपड़े मिले हैं और कपड़ों के टुकड़े मिले हैं और अवशेष मिले हैं चांदी के, और फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं भी मिली हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी हुई तकलियां सूत कलाई का संकेत देती हैं। दोस्तों उस समय क्या था कि वो सूत भी काटते थे। तो ये डायग्राम है आपके पास, इसके बारे में अभी तक बताया तो नहीं इन्होंने। इसमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था, और विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो कि किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। दोस्तों एक्सपर्ट उनको बोलते हैं, स्पेशलिस्ट उनको बोलते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। पत्थर तराशना, जैसे कि पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पिचकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो, मूर्ति का चेहरा देखो कितने आकर्षक ढंग से
बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके से दर्शाई गई है, और ये किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हाँ दोस्तों, ये आपके पास यहाँ पे दिया गया डायग्राम, तो ये किसी एक्सपर्ट पर्सन के द्वारा, स्पेशलिस्ट पर्सन के द्वारा ही बनाया गया है, और इसकी दाढ़ी के बारे में भी जिक्र किया है। तो ये कोई आम इंसान नहीं बना सकता है, कोई स्पेशलिस्ट ही होगा जिसने इसको बनाया है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही थी। शायद कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष होंगे। दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता है, हर कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, पर इसमें हमें यह भी नहीं पता चल रहा है कि क्या पुरुषों ने ही इसमें ट्रेनिंग ली थी या फिर औरतों ने भी ली थी। तो ऐसा शायद हो सकता है कि औरतों ने भी ली हो या फिर पुरुषों ने भी ली हो, तो इसके बारे में अभी पूरा क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे कुछ बताया है। फेयंस आपके पास यहाँ पे दिए गया, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे। पत्थर हो चाहे शंख हो, वो नेचुरल तौर पर मिलते थे, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। ये आपके पास फेंस की तस्वीर दी गई है, इसको वो खुद बनाते थे। बालू या सफिटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद से मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। इस पे एक परत चढ़ाई जाती थी, वो कैसे, कौन से रंग की होती थी? वो नीले या फिर हल्के समुद्री रंग की। फेंस से मनके चूड़ियां वाले छोटे बर्तन बनाए जाते थे। इससे मनके भी बनाए जाते थे, चूड़ियां भी बनाई जाती थी, बाले भी बनाए जाते थे, छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। कच्चा माल की खोज में, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे कि लकड़ी या धातुओं के आवश्यक प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनमें से फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसे कि बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। दोस्तों कच्चा माल उसे बोलते हैं, उस पदार्थ को बोलते हैं जो कि नेचुरल तौर पे हम लोगों को मिलता है, या फिर किसान पशुपालक उनका प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि लकड़ी या फिर धातुओं के आवश्यक प्राकृतिक रूप से हमें कच्चे माल के रूप में मिलते हैं। और दोस्तों क्या होता है, इनसे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने बताया कि किसान द्वारा पैदा किया गया कपास, अब वो कच्चा माल ही होगा। कपास जो पैदा किया गया है तो वो किसान के द्वारा पैदा किया गया, और बाद में क्या होता है कि उसकी कताई की जाती है, बुनाई की जाती है, और उससे कपड़ा बनाया जाता है, चाहे उससे कमीज बनाई जाए, पैंट बनाई जाए, तो बाद में ही बनता है। लेकिन उसका जो कच्चा माल है वो क्या है? कपास है, कॉटन है जिसे बोलते हैं। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहां पे मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। यहाँ पे क्या था, हड़प्पा में बहुत सारी चीजें मिली हैं, लेकिन वो क्या करते थे, चाहे तांबा हो, चाहे लोहा हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, या फिर कोई बहुमूल्य पत्थर हो, तो वो दूर दूर से मंगवाते थे, आयात करते थे। हड़प्पा के लोगों को तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। दोस्तों हड़प्पा के जो लोग थे वो तांबे का आयात करते थे। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के समय क्या तांबे का इस्तेमाल होता था? तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हाँ, तांबे का इस्तेमाल होता था। और वो कहाँ से मंगवाते थे? वो आज जो हमारा राजस्थान है वहां से वो तांबे को मंगवाते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था, फॉरेन से भी मंगवाते थे। फॉरेन से ओमान एक देश है, वहां से तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान से और अफगानिस्तान से किया जाता था। दोस्तों जो टीन थी वो आधुनिक जो मॉडर्न ईरान है वहां से और अफगानिस्तान से मंगवाई जाती थी। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। दोस्तों सोने का जो आयात किया जाता था, ये पूछ सकते हैं, ये पूछा भी गया है कई बार प्रश्न में, कई बार कंपटीशन एग्जाम में, कि सोने का आयात कहाँ पे होता था? तो सोने का जो आयात होता था वो आधुनिक कर्नाटक में, और जो बहुमूल्य पत्थर था उसका आयात गुजरात में होता था, और ईरान और अफगानिस्तान से भी मंगवाया जाता था। दोस्तों यहाँ पे आपको एक डायग्राम दी गई है, इसे देख लेते हैं। डायग्राम आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखकर एक खिलौना है और दूसरी तरफ एक मोहर है। दोस्तों ये आपके पास एक खिलौना है, तो शायद ऐसी उनकी कोई टेक्निक्स होती होगी जिसके माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान लेके आते थे या फिर लेकर जाते थे।
और यहाँ पे आपके पास एक मोहर दिख रही है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये एक प्रकार की मोहर है। तो इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई थी? तो दोस्तों नहीं दी गई थी। बच्चों का खिलौना हल, आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी ये प्रथा थी। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों ने पढ़ा है। अब हम चलते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, जो उस समय नगरों में रहते थे वो किस तरह का भोजन करते थे, क्या करते थे, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। लोग ये नहीं था कि वो नगरों में रहते थे, विलेज में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। अब यहाँ पे उन्होंने बात की है भोजन की, तो वो क्या करते थे, अनाज उगाते थे, जानवरों को भी पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये, जो दालें, मटर, दान, तिल और सरसों उगाते थे। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने देखा है कि उस समय के लोग जो थे वो विलेज में भी रहते थे और वो अनाज उगाते थे, जानवरों को पालते थे। किसान जो थे वो, किसान और चरवाहे जो थे वो शहरों में जो लोग रहते थे, चाहे वो शासक थे, चाहे वो लेखक थे, चाहे दस्तकार थे, उनको वो खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है, पौधों के जो अवशेष थे वहां से पता चलता है कि लोग क्या करते थे। हड़प्पा के लोग क्या थे, गेहूं, जो हो गया, दालें, मटर, दान, तिल, सरसों को भी उगाते थे। तो ये के बार पूछ लेते हैं कि क्या हड़प्पा के समय लोग गेहूं का इस्तेमाल करते थे, गेहूं का प्रयोग करते थे? तो करते थे वो दोस्तों। चलिए, चाहे वो अपने लिए हो चाहे दूसरों के लिए हो। तो चलिए, जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। दोस्तों जमीन की जुताई के लिए वो हल का प्रयोग करते थे, ये एक नई बात थी। और हड़प्पा काल के समय के जो हल है वो अभी तक तो नहीं बच पाए हैं, लेकिन उस समय जो खिलौने वगैरह थे वो आज भी हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, पानी, बारिश वगैरह बड़ी कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों के कुछ तरीके अपनाए थे। अब क्या था, वहां पे बारिश वगैरह कम होती थी, तो सिंचाई के लिए उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए हुए थे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। दोस्तों उसमें वो पानी को स्टोर कर लेते होंगे और उसके बाद जाके वो सिंचाई वगैरह करते थे। दोस्तों आपके पास डायग्राम है, ये मैं डायग्राम इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सके। तो ये उस समय के हल हैं और आज के हल अगर आप लोग देखें तो बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया है। फिर भी उनके पास यहाँ पे अपने खेती करने के लिए औजार वगैरह थे। जमीन की जुताई के लिए हल, ये हमने पढ़ लिया है। तो हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। हड़प्पा के लोग गाय को पालते थे, भैंस को पालते थे, भेड़ को पालते थे, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब, चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता होगा, ले जाया जाता था। और वे वेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे देखा है, इसे देख लेते हैं एक बार फिर से कि हड़प्पा के जो लोग थे वो चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरियां हो, इन सभी को वो पालते थे बस्तियों। और वो क्या करते थे, बस्तियों के आसपास ही तालाब, चारागाह वगैरह भी रखते थे, लेकिन सूखे के महीनों में वो मवेशियों को, अब क्या होता है जैसे गर्मी वगैरह होती हैं तो उस समय पानी की कमी हो जाती है, तो उसके लिए वो दूर दूर जाते थे और वे जैसे फल वगैरह होता है, बेर जो फल है उसे भी इकट्ठा करते थे, मछली को पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का वो शिकार भी करते थे। अब पढ़ लेते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाकों में खद्र वेद के किनारे धौलावीरा नामक नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। दोस्तों अगर धौलावीरा के बारे में पूछेंगे तो वो कहाँ पे है, तो वो है कच्छ। और कच्छ कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। और वहां पे पानी वगैरह जो था वो बिल्कुल साफ था और वहां पे जमीन जो है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। अब हड़प्पा सभ्यता में जो नगर थे वो 2 भागों में डिवाइड किए गए थे, लेकिन धौलावीरा नगर में वो 3 भागों में डिवाइड किए गए थे। नगर वगैरह जो थे वो 3 भागों में डिवाइड किए गए थे। इसके हरे
हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश द्वार थे। वह इस नगर में एक खुला मैदान भी था। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। ये एक अनोखा विशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि इस नगर में खुला मैदान भी होता था और जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम वगैरह होते थे यहाँ पे आयोजित होते थे। और यहाँ पे ना जो प्रवेश द्वार थे, जो एंट्रेंस होता था, वो उसमें बड़े बड़े द्वार वगैरह, बड़े बड़े इन्होंने दरवाजे वगैरह लगाए थे। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। जो भी अभिलेख वगैरह होते थे उनको वो लकड़ी में रखते थे। ये एक अनोखा विशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है। दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया लोथल कहाँ पे है। ये पूछा गया प्रश्न है कि लोथल जो है वो गुजरात में है और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। यहाँ पे जो कीमती पत्थर होता है वो या फिर जो कच्चा माल होता है वो यहाँ पे बड़े आसानी से मिल जाता है। ये पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पे चाहे पत्थर हो, चाहे शंख हो, चाहे धातु हो, यहाँ पे मिलना, जैसे ये क्या है कि मेन हब था। ठीक है, कौन सा नगर? लोथल नगर। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी छाप मिले हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी भंडार गृह भी मिले हैं, मोहरे भी मिली है, मुद्रांकन या फिर मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप भी मिली है। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है लोथल की। लोथल जो है वो गुजरात में है और ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे कीमती पत्थर वगैरह भी मिले हैं। कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पे पत्थर और शंखों जैसे धातुएं भी यहाँ पे मिल जाती थी और यहाँ पे एक भंडार गृह भी मिला है और इसमें मोहरे वगैरह भी मिली हैं। तो आप लोग यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे बंदरगाह भी था क्योंकि यहाँ पे जहाज़ों में सामान लेकर आते थे और जाते थे। बंदरगाह उसे बोलते हैं और यहाँ पे सामान जो था वो लेके आना और यहाँ पे चढ़ाना, ये सब कुछ किया जाता था। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर एक इमारत मिली है। यहाँ संविदा मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़ों पर अध बने मनके बनाने वाले उपकरण, तैयार मनके भी मिले हैं। यहाँ पे बात हो रही है। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख लो, ये आपके पास मुद्रा है या फिर आपके पास क्या मोहरा है, मुद्रांकन या फिर मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहरे को छापे को मोहरबंदी कहते हैं। दोस्तों जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा जब कोई भी चीज़ बाई पोस्ट आती है तो वहाँ पे स्टैंप वगैरह लगी होती है। सेम वैसे ही चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि कोई इंसान जो है वो उस चीज़ को पहले ना खोल ले, एक मतलब सिक्योरिटी वेस के हिसाब से भी वो ऐसे करते थे। तो वो क्या करते थे, मोहरे वगैरह जो होती थी गीली मिट्टी की, वो मोहरे वगैरह लगाते थे और इस मोहरों को क्या बोलते थे, वो मोहरबंदी बोलते थे, ताकि सामान जो है वो सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने पहले बता दिया, आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मोहरों का उपयोग किसके लिए किया जाता है। दोस्तों जैसे मैंने आपको पोस्ट ऑफिस के बारे में बता दिया, या फिर आप लोग ऑनलाइन सर्विस वगैरह भी देखते होंगे कि जब भी आप कोई चीज़ें मंगवाते होंगे तो उस पर कोई सील वगैरह लगी होती होगी, या फिर कुछ न कुछ ऐसा प्रबंध किया गया होगा कि जिससे कि आपको पता चल सके कि हाँ इस चीज़ को पहले इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये सब कुछ था, उस समय भी था। तो अभी हम पढ़ लेते हैं आगे की तरफ। सभ्यता के अंत का रहस्य। आखिरकार इतना सब कुछ डेवलप होने के बावजूद भी ये सभ्यता क्यों नष्ट हुई, ये प्रश्न हम लोगों के मन में भी पैदा हो गया है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। अब दोस्तों 3900 साल पहले की बात कर रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेट 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं।
कि लोगों ने इस नगर को अचानक ही छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि उस समय ड्रेनेज सिस्टम, चाहे वो जल निकास प्रणाली थी, बहुत ज़्यादा सुदृढ़ थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ कि लोगों ने कच्चे माल को मंगवाना कम कर दिया और सड़कों पर कचरों के ढेर लग गए। पानी की व्यवस्था भी ऐसी ही हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाने उन्होंने स्टार्ट कर दिए। ये सब क्यों हुआ इसका कुछ पता नहीं चला है। फिर भी कुछ विद्वान जो है वो कहते हैं कि नदियां सूख गई होंगी। अन्यों का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया होगा। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियां के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है, जैसे कुछ एक विद्वान लोग जो है वो ये सोच रहे हैं कि शायद नदियां सूख गई होंगी, इसकी वजह से ऐसा हुआ होगा, या फिर जंगलों का विनाश हो गया होगा, या फिर ईंट पकाने वाला जो इंजन था, ईंधन जो था, उसकी जरूरत कम हो गई होगी, या फिर मवेशियों के जो झुंड वगैरह थे, या फिर वो चारागाह वगैरह जो थे, वो शायद मैदान वगैरह जो थे वो समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में ऐसा लगता है कि बाढ़ आ गई होगी। लेकिन कारण कुछ भी हो, इसके बारे में अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। सभी नगरों का अंत कैसे होगा ये भी पता नहीं चला है। दोस्तों अगर बाढ़ वगैरह आई है तो वो किसी एक इलाके में आई हुई होगी, ऐसा नहीं होगा कि पूरे इलाके में बाढ़ आ गई होगी। तो ये कुछ ऐसा पता नहीं चला है, पर उन्होंने ऐसा अनुमान किया है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। तो पंजाब में हड़प्पा जो था वो पंजाब में था, तो वहाँ पे शासकों जो राजा वगैरह थे उनका जो कंट्रोल था वो कम हो गया और वहाँ पे बस्तियां वगैरह उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इससे लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। 69 भी देख लेते हैं कि उस समय अगर मान लो हड़प्पा सभ्यता की बात की जा रही तो वहाँ पे ऐसा हो रहा था, तो क्या विषम में क्या हो रहा था इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो एटलस में मिस्र देखो, नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। मिस्र जो देश है वहाँ का मेन एरिया जो है, मैक्सिमम एरिया कैसा है, रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 5000 साल पहले क्या हुआ, जो मिस्र के राजा थे उन्होंने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए सेना को बड़ा दूर दूर तक भेज दिया और उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए, बड़े बड़े मकबरे बनाए, जिसे क्या बोला उन्होंने, पिरामिड का नाम दे दिया। आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक पिरामिड है जो कि राजाओं के द्वारा बनाए गए थे। राजाओं के बड़ा कर देते हैं दोस्तों, राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। जब राजा मर जाते थे तो उनके जो भी डेड बॉडी होती थी उनको दफना दिया जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था, ये आपने मम्मी शब्द पढ़ा भी होगा। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इसमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर शामिल थे। कभी कभी शव के साथ उनके सेवकों को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया गया। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे देखा है कि ये पिरामिड है, जब राजा मर जाते थे तो उनको इन पिरामिडों में दफना दिया जाता था और इनके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि इनके साथ दफनाई जाती थी, चाहे वो खाने पीने वाली चीज़ें हो, चाहे वो गहने हो, चाहे बर्तन हो, वाद्य यंत्र हो, या हथियार हो, या फिर कोई जानवर शामिल हो। तो कई बार तो उनके सेवक होते थे या फिर उनकी सेविकाएं होती थी, उनको भी इनके साथ दफना दिया जाता था। और दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की जो परंपरा थी उसे देखते हुए मिस्र ने सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए, सबसे ज़्यादा धन दौलत जो थी वो खर्च की। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को
इन चीज़ों की जरूरत पड़ती होगी दोस्तों। उसमें उनकी मान्यता होगी कि मरने के बाद राजा को ये जरूरत पड़ेगी, ये चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी उन चीज़ों को जरूरत लगती थी वो उनके साथ दफना देते थे वो चीज़ों को। जैसे दोस्तों अब हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे शब्दों को पढ़ा है, जैसे नगर हो गया, नगर दुर्ग हो गया, शासक हो गया, लिपिक हो गया, मोहर हो गया, शिल्पकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ये दोस्तों रिवीजन के लिए अच्छा रहता है। धातु हो गया, विशेषज्ञ हो गया, कच्चा माल हो गया, हल हो गया, सिंचाई हो गया। ये हमने लास्ट में पढ़ा था कि वो पानी को इकट्ठा करके सिंचाई करते थे। तो दोस्तों ये था लेसन हमारे पास। और इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आते हैं, उसे भी देख लेते हैं कहाँ पे वो। हाँ, ये तिथियाँ कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है, इसे पढ़ना जरूरी है दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले हुई। दोस्तों अगर कपास की खेती की बात करेंगे तो वो 7000 साल पहले स्टार्ट हुई थी, और ये स्टार्ट हुई थी मेहरगढ़ में। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले हुआ। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत 3900 साल पहले हुई, और अन्य नगरों का विकास 2500 साल पहले हुआ। तो दोस्तों ये चैप्टर था जो कि आप लोगों ने पढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और आप लोगों ने इस चीज़ को समझा भी होगा कि उस समय के लोग जो थे वो किस तरह का जीवन व्यतीत करते थे। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपने राय कमेंट बॉक्स में बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।